इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? सपोज करो कि ना हमारे पास ऐसा एक एरिया है, तो कोई शीट है इस चीज की, मेटल की शीट है, प्लास्टिक की, कोई ऐसे एक शीट रखी है, ठीक है? और ये जो दीवार है ना, ये दीवार पॉजिटिव चार्ज है। और छुट्टी मत करियो, अगर तो फिर तो वीडियो वीडियो डलेगी, वो देख आराम से, आ रहा है तो फिर कंटिन्यू सही हो। मतलब कर भी लियो यार, तू ऐसे भी इमरजेंसी सर्विस करता है ना, एसेंशियल सर्विसेज में, तो तुमको कुछ बोल भी नहीं सकते हम। ये पॉजिटिव चार्ज है दीवार, ये नेगेटिव चार्ज है दीवार। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना, इसकी तरफ जाएगी। तो एक एरिया है, दिख रहा है, एक एरिया है, और ना क्या है कि ये दो प्लेट्स के बीच में रखा है। दीवार बोला ना मैंने, तो ये व्हाइट कलर की दीवार बताया। एक दीवार पॉजिटिव है, एक दीवार नेगेटिव है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव दीवार से नेगेटिव दीवार की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा येलो कलर की तरफ, सीधी लाइन बनाने की कोशिश है मेरी भाई। इसके अंदर से थ्रू, ये ऐसे रखा हुआ है, याद रहे, ठीक है? ये भले ही कैसा 2D डायग्राम है, 3D दिमाग में सोचना है, ठीक है? इमेजिनेशन जो है ना, बहुत जरूरी क्वालिटी है साइंस पढ़ने की। थ्रू दिस सरफेस निकल रहा है, ठीक है? ये क्या चीज है? ये एक मेटल की सरफेस है। मेटल मतलब कोई भी सरफेस है, प्लेन सरफेस, ठीक है? एक बात सोचने वाली है, ये लाइन क्या बताती है? ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या बताती है ये लाइन? टेस्ट चार्ज का पाथ। इलेक्ट्रिक व्हील का पाथ क्या, कोई इलेक्ट्रिक व्हील को चलने फिरने वाली चीज है? भूल जाता है। टेस्ट चार्ज का पाथ बताती है, ठीक है? अच्छा, तो ये बताती है टेस्ट चार्ज ऐसे जाएगा अगर यहाँ छोड़ देंगे उसको, तो ठीक है। तो ये लाइन तो सिर्फ उस पाथ को दिखाती है, लेकिन अगर मैं असली बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिनेशन करूं, तो हर एक पॉइंट से निकल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक पॉइंट पर चार्ज है। तो एक एक लाइन नहीं आ रही है, फ्लो आ रहा है, जैसे पानी नहीं बहता हुआ आता हर पॉइंट से, वैसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इमेजिनेशन है, पाथ के हिसाब से एक बना ली एनालॉजी, लेकिन हर पॉइंट से अगर वो लाइन निकलेगी तो पूरा एक वॉल्यूम निकल रहा होगा ना, बह रहा होगा, भाव एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है जो ऐसे गुजरता होगा। ये लाइन तो सिर्फ एक आइडिया बता रही है, टेस्ट चार्ज का हमने एक एनालॉजी बना रखी है। समझ में आ रही बात? रियल बात ऐसी है, जिसकी दिशा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लाइनें हमें बहुत चीजों में हेल्प करती हैं, ठीक है? लेकिन लाइन मत समझ लेना कि लाइन में चलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्या होगी? लेकिन बनाने की सुविधा है वो बस, ठीक है? बनाना पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक? अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पूरे एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है? एक एक पॉइंट से तो ये लाइनें जा रही हैं। ये लाइन जैसे इस पॉइंट से गुजरती है, ये लाइन जैसे इस पॉइंट से गुजरती है, ये लाइन जैसे इस पॉइंट से गुजरती है, लाइन इस पॉइंट से गुजरती है। तो इसके हर पॉइंट से गुजर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला, ऐसे रखा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट से गुजर रही है इसके। तो मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें से पास कर रही है, या मैं बोलूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसमें से पास कर रही है, वो निकालना है।
समझ में आ रही बात? अच्छा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकालें? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब देखो जरा थोड़ा बहुत इमेजिनेशन। सपोज करो, सपोज क्या करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा रंग ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये एरिया है। एरिया कैसे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में से परपेंडिकुलर रखा है। तो ये एरिया हम एक वेक्टर मानते हैं, ठीक है। एरिया स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। एरिया जो है, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए, है ना, कुछ अंडर समझने के लिए हम एरिया को बहुत जगह वेक्टर मानते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? इतनी बात बहुत है, इस पर और ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। कंफ्यूजन खड़ा होगा, लेकिन तुम समझना कि एरिया होता तो स्केलर है, बट टू मेक सम कंसेप्ट, टू मेक थिंग इजी, हम कई जगह पर उसको जो है ना, स्केलर वेक्टर मान लेते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एरिया के परपेंडिकुलर मान लेंगे। इधर की तरफ तुम अगर देखना चाहते हो तो इस तरफ निकाल लोगे, इधर देखना चाह रहे हो तो इधर निकाल, ठीक है। तो एक एरिया वेक्टर भी है। जो एरिया वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ऐसे है। तो एरिया वेक्टर को मैं बोल देता हूँ, चलो स्मॉल एरिया यहाँ मान लेते हैं। तो स्मॉल एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो कितनी है? E। एक पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है? E। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? पॉइंट की प्रॉपर्टी है, बताया था ना, एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ बताता है। एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एट अ गिवन पॉइंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, वो भी मात्रा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एरिया से, इसके इसके पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है? ई। तो सारे पॉइंट से कितनी जाएगी? सारे पॉइंट से गुणा कर दूंगा, 100 पॉइंट है, 200 पॉइंट है। अब मुझे पता है एरिया इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उस सरफेस के सारे पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो एरिया को मैं जब एरिया को जब मैं एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हर पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एस एरिया सरफेस, ए भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तेरा मन करे वैसा कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं भी कभी कभी ए लिख दूंगा, कभी एस लिख दूंगा। एनसीईआरटी में एस लिखा है शायद, लेकिन देख लियो। अच्छा चलो, और अभी और इसमें पढ़ना है, तुम्हें ध्यान दो, तो मैंने डॉट लगाया है ना, डॉट लगाया। अब इसमें ये एक्चुअली में ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। अब देखो कैसे। हमको पता है कि अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर हिसाब किताब हमने जो 11वीं क्लास में पढ़ा है, कि अगर कोई रिजल्टेंट एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, तो इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड ही होता है बस, कॉस थीटा, इससे आ जाएगा वो आर, ठीक है। वो नियम यहाँ भी लगेगा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, मतलब एस को मान लिया ना, एरिया को मान लिया वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ई एस कॉस थीटा, ठीक है, ये होगा। अब इसका जरा लॉजिक समझो कि क्या मतलब फॉर्मूले का है। इस समय कैसे था एरिया? परपेंडिकुलर था। एरिया वेक्टर मैं इस तरफ मान रहा हूँ, एरिया वेक्टर इस तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ थी, तो एंगल क्या था? थीटा क्या था अभी? 0 डिग्री। तो तो एट
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पाई क्या हो जाएगा, सिर्फ ई एस। लेकिन सपोज करो ये एरिया ऐसा नहीं होता, ये एरिया ऐसा होता, ये एरिया सपोज यूं होता, ऐसे ना होके ऐसे होता, तब उस सिचुएशन में क्या होता। मैं बोल रहा हूँ कि ये एरिया अभी ऐसे बना हुआ था, इस तरह से बनाने की कोशिश थी। अब ये एरिया अगर ऐसे होता, तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान रहा हूँ ऐसे ही पास कर रही है अभी भी, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो वैसी है। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है, अब तो वो एरिया वेक्टर तो इस तरफ आएगा ना, क्यों, क्योंकि अब जो है तुमने ऐसे मोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं ही जा रही है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अब इनके बीच में कुछ एंगल बन जाएगा थीटा, समझ में आ रही बात। अब थीटा अगर बन जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम देखेंगे क्या हिस्सा इसमें से ज्यादा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, ठीक है। दो कंपोनेंट कैसे कैसे हैं, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर बना देंगे इसका, इसके दो कंपोनेंट है। देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हो ना, कि ये ज्यादा इजी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया ऐसे, की फर्क पैदा है। मैं एरिया ऐसे ही रखूं, मतलब समझ करो, ये एरिया जो है ना वो ऐसे ही रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है ना, ये दीवारें ऐसे टेढ़ी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जाने लगेगी। तो वैसे समझ लो कैसे भी है, मतलब एक एंगल है, इसमें इजी पड़ेगा थोड़ा डायग्राम बनाना। तो इस तरफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा और इस तरफ एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट हमेशा वो वाला कंपोनेंट जो एरिया के डायरेक्शन में, वो होता है उस फॉर्मूले में हमेशा। ये जो ऊपर अभी फॉर्मूला पड़ा है, यहाँ पर ये जो ई कॉस थीटा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट। अगर थीटा ही 0 हुआ तब तो एक ही होगा, ई बस। समझ में आ रही बात, ओके। तो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन area is known as flux, electric flux through that area, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसके सम को बोलते हैं। अच्छा, इसको कैलकुलस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैलकुलस में क्या रहता है कि ना, वो जो हमने पूरा एरिया की जगह हम एक स्मॉल एरिया ले लें, स्मॉल एरिया, ठीक है। इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, हर पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, ई, ई डेल्टा, डेल्टा एस मतलब वेरी स्मॉल एरिया, स्मॉल डेल्टा एस, स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है, डॉट, और ये स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स जा रहा है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। या फिर ऐसे, ठीक है। इसको और छोटे वाले डिफरेंट, वो बिल्कुल डी वाली फॉर्म में लिखो, कि बहुत छोटे से एरिया के लिए, इफ डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो फॉर वेरी 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 स्मॉल एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस की जगह हम क्या लिख देंगे, डी एस, और डेल्टा फाई की जगह हम क्या लिख देंगे, डी फाई, ठीक है। तो और फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगी,
समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है ये? अच्छा, तो फिर हम इसको डी फाई और डी एस ई कॉस ऑफ थीटा करके लिखेंगे, ठीक है। अब मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट, वहां इस तरफ, तो यहाँ फाई हो जाएगा, बस क्या लिखेंगे, सिर्फ फाई। और ये क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा, ई तो भूल गया मैं, दोबारा लिखते हैं फॉर्मूले को। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एस ई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर ई कॉस थीटा ये कांस्टेंट है और डी एस जो है वो वेरिएबल है, तो जो लिमिट होगी वो एस की होगी, एस माने इतने एरिया से इतना एरिया, ऐसे वाला लिमिट होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में। कभी कभी फंक्शन वगैरह दे रखा होगा तो फॉर्मूले यूज होंगे। परेशान मत हो, जब तुम सवाल, तुम्हें बोलना कि सवाल, जब ऐसे मत सोचो कि अगर इससे सवाल आए तो क्या करूंगा। सवाल पेपर में आने से पहले बहुत सारे सवाल तुम करोगे, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस चीज का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। समझ में आ रही बात? अभी तो सिर्फ तुम देखने की कोशिश करो कि कैसे चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, सवाल कैसे करना है वो सब अभी नहीं, सवाल आएगा तो देखना उसमें, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है, एक टाइम होता है समझने का उसको, उस समय मत सोचो क्वेश्चन कैसे करना है, एक समय दो क्वेश्चन देखने में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अपने आप दोनों चीजें एक साथ साथ धीरे धीरे इवॉल्व होंगी, एक साथ एक बार में एक चीज नहीं हो सकती कि तुम सारे सवाल पहले समझ लो और फिर तुम जाके समझोगे साइंस को, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। या तुम पूरी साइंस समझ लो, सवाल एक भी ना करो, तो भी सही नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम्हें आता है कि नहीं आता, तुम सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। दोनों प्रोसेस साथ में चलती है, पहले पढ़ा सीखा जाता है, फिर कुछ सवाल किए जाते हैं, फिर पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो हम फिर उस तरफ ध्यान देने लगते हैं। अच्छा, तो ये फ्लक्स के बारे में था, एक डाइपोल रह गया है। अच्छा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क experience by electric dipole in uniform electric field, ठीक है। तो ये हमको डराइव करना है। तो फिर से ऐसे सोचो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पर लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ कहीं कोई डाइपोल है, डाइपोल को मैं कैसे भी एंगल पर ले रहा हूँ ताकि हर एंगल के लिए फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। जर्नलाइज कर रहा हूँ, कोई एंगल पे रखता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो मैं नहीं बोल रहा ऐसे रख रहा हूँ जीरो पे, ऐसे रख रहा हूँ परपेंडिकुलर, एट एनी एंगल रखता हूँ ताकि हर एंगल के लिए फॉर्मूला बने, ठीक है। तो सपोज करो कि एक चार्ज जो है वो ये रहा और एक चार्ज जो है वो ये रहा, ठीक है। ये वाला चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। ये होता है ना डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज, ये डाइपोल हो गया। ये इन दोनों के बीच की, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी हो गई, जिसको 2a से डिनोट किया जाता है याद? अच्छा, ओके। अब देखते हैं कि क्या होगा। देखो, ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, जा रही है इन्फिनिटी या नेगेटिव की तरफ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, हर जगह एक जैसी है, ठीक है। यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड जिसका क्या है, कुछ ही है। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि जब ये इस तरह से अगर ये रखा रहे डाइपोल, तो डाइपोल को क्या असर पड़ेगा। देखो जरा, ये जो डाइपोल में जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस पॉजिटिव से रिपेल होगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस नहीं करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस नेगेटिव से रिपेल होगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, करेगा एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है। तो एक फोर्स यहाँ काम करने लगा, इसको अभी अपन एफ बोल देते हैं। अब ये दोनों एफ इक्वल हैं कि नहीं है हमें क्या पता, ठीक है। तो अभी हम क्या कर देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। थोड़ी देर में आएगा, वैसे इक्वल ही आएगा, लेकिन है दोनों की दिशाएं क्या है, ओपोजिट डायरेक्शन है। एक इधर खींच रहा है, दूसरा इधर। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक को एक इधर खींच रहा है, एक को इधर, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश नहीं करेगा। टॉर्क जानते हो क्या होता है, टॉर्क याद है, 11वीं क्लास में था ना, टॉर्क टाउ से डिनोट किया करते थे, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, इन सब में टॉर्क वैसे तो डिफाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है टॉर्क, ठीक है। और सरल भाषा में टॉर्क एक कपल ऑफ फोर्स है, क्या है, फोर्स का एक जोड़ा है, जो फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हमेशा और अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं, ठीक है। तो टॉर्क इज अ कपल ऑफ टू फोर्सेस acting in opposite direction with different line of action, ठीक है। जैसे देखो, ये जो फोर्स लग रहा है ये इस लाइन में लग रहा है ना, और इस फोर्स की लाइन क्या है, ये इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन लाइन ऑफ एक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन किसका नाम है, इस लाइन का नाम है, ठीक है, और इस लाइन का नाम, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन इसकी अलग है, इसकी अलग है, पैरेलल है एक दूसरे के लेकिन अलग अलग लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये है वो दूरी, इसको मैंने बोल दिया क्या कहते हैं, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, आर परपेंडिकुलर, और ये डाइपोल था, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये एक एंगल है थीटा, ठीक है। थीटा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है सब कुछ, ये डायग्राम धीरे धीरे बनता है, एक एक चीज का क्या काम है। पेपर में बनाना होता है तो इतना डिटेल में नहीं बनाना होता है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं इतना वैसा, ये चीज वो है वो चीज वो है, अब लाइन ऑफ एक्शन लिखना थोड़ा ना है उसमें, ठीक है। इतना किताब में बना हुआ डायग्राम तो सिर्फ उतना ही बनता है, वो तो हम याद करते रहते हैं कि पहले भी हमने क्या पढ़ा है, समझ में आ रही बात। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस हमको निकालने के, ठीक है। क्या लिखा जाएगा इसमें, इसमें वो कंसीडर अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट सम एंगल थीटा एज शोन इन डायग्राम, फिर डायग्राम बन जाएगा। लिखूं मैं ये बात, हाँ लिखूं, लिख देता हूँ, है ना। बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं भी तो हैं यही टॉपिक है, इसके बाद अपन क्लास खत्म हो जाएगी। कंसीडर एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P placed in uniform electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है एट सम एंगल थीटा। समझ में आ रही बात? अच्छा, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब हमको इन फोर्सेस के बारे में सोचना है, फोर्सेस क्या थे। तो therefore charge experience opposite forces F1 and F2। ठीक है, F1 क्या होगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। बोथ हैव सेम चार्ज बट ऑपोजिट, ऑब्वियसली ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट डाइपोल क्या है? इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का सिस्टम को बोलते हैं ना डाइपोल। समझ में आ रही बात? तो बाय डेफिनेशन वो इक्वल है। अच्छा, तो ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऐसा नहीं हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ठीक है, दूसरा वाला फोर्स सिमिलरली F2 इज इक्वल्स टू, अभी लिखा, क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, सेम फॉर्मूला है। ये दोनों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना। एक, ये दोनों अपोजिट है लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता था कि मान लो कोई एक चीज है, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि मान लो अगर एक फोर्स इस पर यहाँ एक्ट करता और एक फोर्स इस पर यहाँ एक्ट करता, ऐसा कुछ, तो ये घूमता नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ए फोर्स जिस लाइन में वही फोर्स उस लाइन में, लेकिन अगर ये ऐसे टेढ़ा हो और एक फोर्स यहाँ ऐसे एक्ट करे और एक फोर्स यहाँ ऐसे एक्ट करे, तब इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है। उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि चीजें रोटेट होने लगी। समझ में आ रही बात? ढक्कन भी खोलना होता है तो कैसे खोलते हैं? दो तरफ से पकड़ते हैं, एक तरफ से एक डायरेक्शन में घुमाते हैं, दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में घुमाते हैं, तब जाके ढक्कन खुलता है ना। तो किसी भी चीज को घुमा के खोलना, घुमा के बंद करना, इन सब में हम टॉर्क लगा रहे होते हैं, एक्चुअली हम कपल ऑफ फोर्सेस लगाते हैं। सेम कंडीशन इधर सेटिस्फाई है। यहाँ पर भी दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन 1 लिखा था उसको, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। एक और बात है कि यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या बताया था, किधर की तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, चार्ज के हिसाब से बताया था ना। ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2, F1 and F2 are equal and opposite with different line of action। ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यही बात से प्रूव होता है कि टॉर्क की सिचुएशन सेटिस्फाइड है।
डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। हेंस डाइपोल एक्सपीरियंस, ठीक है, टॉर्क। एंड टॉर्क इज गिवन बाय डेफिनेशन टॉर्क होता है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो जो क्वांटिटी है उसको देखते हैं, राइट हैंड डायरेक्शन में घूम रही है, लेफ्ट हैंड में घूम रही है, उसके हिसाब से जेड की डायरेक्शन आती है, स्क्रू रूल लगाएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी है और डिफाइन है ये आर परपेंडिकुलर, विच इज ऑल्सो अ वेक्टर। आर है ना, डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो तुम। एंड फोर्स, दो फोर्सेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दो फोर्स। और टॉर्क आर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। आर परपेंडिकुलर क्या है पहले तो ये पता करके आते हैं। इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। देखो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इन लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए बी सी बोल दूं तो ट्राइंगल एबीसी में, इक्वेशन 3, इन ट्राइंगल ए बी सी, कैसा ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है ना ये, इसमें से ये 2 है, ये थीटा है, और यही चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, आर परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 2 है। आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्चुअली आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, 2a साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2a साइन थीटा, और एफ, एफ अपने पास, एफ हमने क्या निकाला है, एफ आया था अपना ई, दोनों इक्वल ही थे ना, इन मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल थे, F1 बराबर F2, इक्वल थे दोनों इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बात सही नहीं लग रही है देखने में, ऐसे लिखता हूँ, F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सम एफ विच इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये दो चीजें, ये सब रख देंगे हम उसमें, ठीक है। और सिंपली हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलों को मैं 3 बोल रहा हूँ, समझ लो, एक इस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में। तो आर की और एफ की वैल्यू रखो। तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2a साइन थीटा, देखो अपने आप ही साइन थीटा है, इनटू क्या था, एफ की वैल्यू क्या थी, ई, क्यू एंड ई। इस लॉजिकली इस इक्वेशन को अरेंज करना है हमको, लॉजिकली मतलब देखते हुए, क्या वेक्टर है, साइन है वेक्टर का, ये क्या लिखा है मैंने, टॉर्क। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, उस हिसाब से इसको सोचना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2a और Q को, ये A है, और E ऐसे लिखा मैंने। क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है ना। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, P साइन थीटा, और साइन थीटा है तो P वेक्टर क्रॉसेस E वेक्टर इज इक्वल टू, समझ में बात। तो ये वो फॉर्मूला ये था, और ऐसा ऐसा वो 11वीं के फॉर्मूले थे दोनों जो मैंने लिखे, अब यहाँ पर दोनों ट्राई हो गए। तो ये रिलेशनशिप डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार जरा देखते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टॉर्क की डायरेक्शन होती है, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। P क्रॉसेस E, ये याद रखना, ये है P, ये है E। P क्या है, कुछ ऐसे है P, E क्या है, E कुछ ऐसे है, क्या लिखा है वो, P क्रॉसेस E, P क्रॉसेस E,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट हैंड थंब कौन सी डायरेक्शन दी, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है ना, तो यहाँ से तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, है ना। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, है ना 12 3 6 9 है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाओ, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज है, तो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ का अर्थ हुआ, अंदर की तरफ का मतलब हुआ कि ये पॉइंट से तुम z डायरेक्शन में चले जाओ, ये दोनों प्लेन पर हैं, ई और ई समझ लो एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है, पी वाई पर है, ई एक्स पर है, तो ये z डायरेक्शन, यहाँ टॉर्क, ये नेगेटिव हो जाएगा टॉर्क। उल्टा सोचो कि अगर मैं ई क्रॉसेस पी कर दूं, या समझ रहे हो ना, तो ई क्रॉसेस पी कर दूं तो z कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, कौन बात आ रही है, तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन, व्हाट इज, हाँ चलो ये डिफाइन करें, व्हाट इज आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल उसको बोलते हैं जिसके बीच में एस चार्जेस के बीच में सेपरेशन जिसमें नेग्लेक्जिबल हो, ठीक है, एंड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, ठीक है, एंड डाइपोल इज सेट टू बी आइडियल if separation between charges is negligible, टू ए बहुत छोटा हो, ठीक है, और कुछ